रविवार की इस गुनगुनी सुबह में प्यारी सी नींद छोड़कर आप सब लोग यहाँ सुनने आए हैं, इसलिए अपने आप के लिए तालियां बजा दीजिए। लिट चौक त्योहार के लिए तालियां बजा दीजिए। आपका यहाँ होना ये बताता है कि हम इंदौरी हैं और इंदौरी कितने उत्सव प्रिय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके आने के लिए। मेरे साथ देश के जाने माने पत्रकार विचारक अनंत विजय जी हैं। उन्हें आपने कई जगह देखा होगा, सुना होगा और निश्चित तौर पर पढ़ा होगा। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं जी। आज हमें बात करनी है मनोरंजन पर। मनोरंजन मतलब मन का रंजन। मनः इति रंजनम उपनिषद में लिखा हुआ है। मन को हंसाता है, मन को रुलाता है, हमें भावुक करता है। तो मेरा सवाल है आदरणीय अनंत विजय जी से सीधे सीधे कि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या मनोरंजन में विचारधारा का होना जरूरी है? बहुत धन्यवाद विश्वास जी और सभागार में बैठे हुए मित्रों, आपका बहुत आभार कि आप सचमुच कहा इन्होंने कि युवावस्था में सुबह और रविवार की सुबह की नींद को छोड़कर आप यहाँ आए। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और विश्वास जी ने आते ही, मैं तो सोचा था व्यंग्यकार हैं, थोड़े सॉफ्ट सवाल इनके होंगे, लेकिन आते ही इन्होंने सवाल दाग दिया विचारधारा और मनोरंजन में। देखिए, मुझे लगता है कि मनोरंजन में भी विचार का होना तो बहुत आवश्यक है। कोई भी मनोरंजन बगैर विचार के अगर है तो मुझे नहीं लगता। और अगर आप सब हैं, आपकी जिंदगी में अगर कोई विचार नहीं है तो मुझे लगता है, अब जैसे आप सब लोगों में से अभी अधिकतर कुछ लोगों ने तो कम से कम धुरंधर देखी होगी। कितने लोगों ने धुरंधर देखी है? तो अब धुरंधर में मनोरंजन भी है, विचार भी है। एक सुपर फाइन लव स्टोरी है मनोरंजन, लेकिन उसमें एक मैसेजिंग भी है, उसमें यथार्थ का चित्रण भी है। तो मनोरंजन के साथ साथ विचार और संदेश अगर किसी मनोरंजन में होता है, जो एक पूरा पैकेज बनाता है उसको जी। सिर्फ अगर मनोरंजन करेंगे, जैसे सलमान खान के मित्रों से, प्रशंसकों से क्षमा सहित मैं कहना चाहूंगा कि उनकी फिल्मों की पोजीशनिंग इस तरह से की गई या इस तरह से ब्रांडिंग की गई उसकी कि सिनेमा देखने के लिए दिमाग की क्या जरूरत है। दिमाग घर पे रख के जाओ, सलमान दिमाग में नहीं दिल में आते हैं। यही तो पोजीशनिंग थी सलमान खान की। तो दिल में आते जरूर हैं, लेकिन उसमें जो मैसेज होता है, जैसे हम लोग जैसे लोग जो नुआंस पकड़ते हैं। अब एक तरफ धुरंधर को देखिए जी, जहां भारत के एक जासूस को कहिए या भारत के एक मां भारती के सपूत को कहिए, उसको किस तरह से कांटा लगा के उसके मुंह में कील डाल के और उसको खींचा जाके प्रताड़ित किया जाता है जी। ये एक यथार्थ है। यथार्थ इसलिए है कि सौरभ कालिया, जो हमारे बलिदानी सौरभ कालिया थे, उनका नाम आप सब लोगों ने सुना था, और ये सत्य घटना पे आधारित है जी। कि तो आज की पीढ़ी को बताना भी आवश्यक है। सिर्फ मनोरंजन होगा तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आज की पीढ़ी में IC-814 जो कांधार हाईजैक हुआ था उसके बारे में लोगों को पता नहीं है। लेकिन ये फिल्म इतने खूबसूरत तरीके से IC-814 पे अनुभव सिन्हा ने जो झूठ परोसा था वेब सीरीज में, कांधार हाईजैक IC-8, उसका प्रतिकार भी करती है, निषेध भी करती है। विचारधारा के स्तर पर एक आप देखते हैं कि ये फिल्म विचारधारा के स्तर पर एक लड़ाई भी करती है जी। और सिर्फ यही फिल्म नहीं करती है, आदित्य धर और उनकी टीम निरंतर ऐसा कर रही है। आर्टिकल 370 देखिए, बारामूला एक फिल्म आई थी, वो देखिए। बारामूला फिल्म को देखने से ये लगता है कि वो आतंक और आतंकवादी घटनाओं पर आधारित है जी। लोगों को बहुत आनंद आता है, लेकिन अंतिम 20 मिनट में वो बताती है फिल्म कि किस तरह से कश्मीरी हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है। बिल्कुल ठीक। तो आप कुनैन की गोली जब देते हो जी, तो शुगर कोटेड होती है जी, असर अंदर जाने के बाद करती है जी। तो मेरा मानना है कि जो विचारधारा वाला मनोरंजन होता है जी, उसका बहुत लॉन्ग टाइम इफेक्ट होता है।
और वो लोगों के मन का रंजन करने के अलावा आपके मन को प्रभावित भी करती है। जैसे मैं बहुत उदाहरण देता हूं, वी शांताराम की एक फिल्म थी दहेज। दहेज फिल्म को देखकर बिहार विधानसभा के पास इसका दस्तावेज होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं कि दहेज फिल्म को देखने के बाद बिहार में दहेज विरोधी कानून बना। तो मेरा मानना है कि मनोरंजन में विचार का होना आवश्यक है, विचारधारा नहीं होनी चाहिए। IC 814 हाईजैक वेब सीरीज में विचारधारा है और धुरंधर में विचार है, इतना ही बहुत फर्क सुंदर होता बात है। है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और एक मनोरंजन वो भी करती है मित्रों, जिसमें वो अपनी ही विचार में को धारा बनाकर और उसी धारा में बहने का एक आप पर दबाव बनाती है। वो मनोरंजन नहीं है, वो एजेंडा है, वो एजेंडा है। लेकिन वो भी एजेंडा को सुगर कोटिंग मनोरंजन में करके पेश करते हैं। तो क्या ये ऐसा माने कि ये जो विचार ढूंढने वाले हैं वो तो हर जगह से विचार ढूंढ लेते हैं? भाई हमारे साथी तो इतने सारे, जब भी इस तरह की फिल्में आती हैं जैसा भाई साहब ने कहा, तो उन फिल्मों में बहुत सारे छोटे छोटे अर्थ ढूंढ लेते हैं। मुझे तो डर लगता है कि किसी दिन ऐसा नहीं हो जाए कि लेफ्ट आर्म स्पिनर को लेफ्टिस्ट और राइट आर्म गुगली डालने वाले को राइटिस्ट कह दिया जाए। तो मेरा ये कहना है कि जब इस तरह की फिल्में बनती हैं तो वो लोग प्रोपेगेंडा कहते हैं, जब उस तरह की फिल्में बनती हैं तो ये लोग प्रोपेगेंडा कहते हैं। तो क्या हम सब प्रोपेगेंडा ही देख रहे हैं? मैं किसी भी चीज को इतनी आसानी से प्रोपेगेंडा कह दिया जाता है, मैं उसको भी नहीं मानता हूं। मैं वही विचार और धारा वाला अंतर बताना चाहता हूं। अब द केरला स्टोरी में क्या था? विचार था या विचारधारा थी या यथार्थ था? उस फिल्म के अंत में एक डायलॉग है, जब वो बिटिया सब कुछ गंवाकर अपने पिता के पास अस्पताल में लौटती है तो बहुत मार्मिक सीन है वो। पिता कहता है, बेटी तुमने धर्म को नहीं समझा। बिटिया कहती है, पापा आपने भी तो कभी नहीं बताया। अब इसमें कितना बड़ा संदेश है भारतीय परिवार को कि आप अपनी संस्कृति और अपने धर्म के बारे में अपने बच्चों को नहीं बता रहे हैं। तभी तो दूसरे आके कह रहे हैं कि कृष्ण ऐसे थे, वो फ्लर्ट करते थे, वो लड़कियों के साथ घूमते थे, और आज की पीढ़ी आसानी से उसको मान लेती है। तो जब आप परिवार में नहीं बताओगे, देखिए मैं पत्रकारिता में हूं, 26 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूं। मुझे बहुत बार ये सुनना पड़ता है कि पत्रकारों को निष्पक्ष होना चाहिए। आप सब में से कितने लोग मानते हैं कि पत्रकारों को निष्पक्ष होना चाहिए? और आप सब में कितने लोग मानते हैं कि पत्रकारों को तटस्थ होना चाहिए? तटस्थ होना चाहिए, निष्पक्ष नहीं। देखिए निष्पक्ष वालों की संख्या अधिक है। ये हमें चूंकि बताया गया आरंभ से कि पत्रकारिता को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन पत्रकारिता को जो शोषित वंचित समुदाय है उसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। तो अगर आप उस पक्ष में खड़े हुए तो निष्पक्ष कहां रहे? बिल्कुल ठीक बात। आप पत्रकार को तटस्थ रहना चाहिए। शब्दों के माध्यम से मनोरंजन में भी और शिक्षा में भी हमारे दिमाग को इस प्रकार से अनुकूलित कर दिया गया कि हम यही समझते रहे आज तक। तटस्थता में अगर आप रहेंगे तो आप दूर खड़े होकर, जयशंकर प्रसाद की एक कविता ना, बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो मुझे लगता है पत्रकार को तटस्थ होना चाहिए, और तटस्थता के उस हर व्यक्ति का एक पक्ष होता है। आप कोई कहीं यहां सभागार में बैठा कोई व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि मैं निष्पक्ष हूं। आपका एक पक्ष होगा, और अगर पक्ष नहीं है तो आप मनुष्य हैं या मनुष्योत्तर हैं, इस पर विचार करना पड़ेगा। या तो आप देवता हैं या पशु हैं। इसलिए मेरा मानना है कि पत्रकारों को निष्पक्ष होना चाहिए, तटस्थ निष्पक्ष नहीं होना चाहिए। उनको अपना पक्ष बहुत मजबूती से
तटस्थ होकर हर तरफ रखना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही कि किस सब लोग तो प्रोपेगेंडा कहते हैं, ये भी प्रोपेगेंडा वो भी प्रोपेगेंडा, लेकिन अब प्रोपेगेंडा शब्द इतना कॉमन बना दिया गया। क्या मां भारती के पक्ष में कुछ कहना, क्या भारतीय संस्कृति के पक्ष में कुछ कहना, क्या भारतीय धर्म के पक्ष में कुछ कहना, क्या भारतीय मीमांसा के पक्ष में कुछ कहना, क्या भारतीय ज्ञान परंपरा के पक्ष में कुछ कहना प्रोपेगेंडा हो सकता है? विश्वास जी, मैं आपसे प्रति प्रश्न करता हूं। बिल्कुल नहीं, जोरदार तालियां होनी चाहिए, यह आत्मगौरव का क्षण है। और क्या भारत और भारत के विरोध में एजेंडा चलाना, मैं हिंदू मुसलमान में नहीं जाता, मैं सिर्फ भारत पे रखता हूं आपको, क्या भारत के विरुद्ध एजेंडा चलाना, क्या भारत के विरुद्ध एक नैरेटिव बनाना, क्या भारतीय सेना के प्रति एक नैरेटिव बनाना, क्या भारतीय कानून व्यवस्था के प्रति एक नैरेटिव बनाना, ये प्रोपेगेंडा है या जो मैंने पहले कहा वो प्रोपेगेंडा है? इस पर आज की युवा पीढ़ी को विचार करना चाहिए और बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है, क्योंकि आपको बरगलाने वाले तत्व बहुत अधिक इस यहां सक्रिय हैं। मैं आपको एक उदाहरण छोटा सा देता हूं। एप्स्टीन फाइल का नाम अभी बहुत सुना होगा आप लोगों ने। अमेरिका में एक फाइल आने वाली थी। एक विशेष इकोसिस्टम के पत्रकारों ने ये एजेंडा चलाया कि उसमें मोदी और हरदीप पुरी का नाम है, और उस पर इतने यूट्यूब पर आप जाएंगे, मैंने अभी मोबाइल में उसको कोलेक्ट किया है। एप्स्टीन का राज खुलेगा, मोदी को देना होगा इस्तीफा, सेक्स स्कैंडल में फंसेंगे हरदीप पुरी, किसी फलाने के बातचीत में फंसेंगे फलाने मंत्री, और कांग्रेस के एक नेता ने तो कह दिया कि 19 तारीख के बाद सरकार ही बदल जाएगी। आज तारीख क्या है? आज 21 तारीख है। आज सरकार तो वही है, एप्स्टीन फाइल भी आ गई, उसमें नाम ही नहीं है मोदी का। ये एजेंडा है या ये प्रोपेगेंडा है? बिल्कुल ठीक सत्य, बात, बिल्कुल ठीक। सत्य के साथ खड़े रहना कभी प्रोपेगेंडा नहीं होता, इसलिए सत्य को अपने हिसाब से तय करिए। जैसे मैं कहता हूं ना, सत्य का, महात्मा गांधी ने कहा था, सत्य भी कि सबका अपना अपना वर्जन होता है। आपके लिए सत्य कुछ होगा, उनके लिए सत्य कुछ और होगा। किसी बड़े उद्योगपति के लिए पेड़ काटकर वहां फैक्ट्री बनाना उसका सत्य है, लेकिन उस इलाके में रह रहे वनवासियों के लिए वो पेड़ नहीं काटना उनका सत्य है। तय आपको करना है कि आप किस सत्य के साथ खड़े होना चाहते हैं। आप निष्पक्ष रहना चाहते हैं या तटस्थ होना चाहते हैं, यही तय है। ये नौर वाले और जेंजी वाले लोग हैं भाई साहब, जो जिसने बाजार को जीत लिया है। अभी तक ये सुना जाता था कि जैसे लोग फिल्म देखना चाहते हैं वैसी फिल्में बनती हैं, या जो कंटेंट आता है वो वैसा आता है जैसा जनता देखना चाहती है। ये जेंजी है, ये सच जानती है, और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि फिल्मकार भी ऐसी हिम्मत कर पा रहे हैं कि ये सच को सामने ला पा रहे हैं। तो मेरा इसी से जुड़ा सवाल है कि जब इतिहास इस तरह से दिखाया जाता है और इतिहास को हम सच बना के यथार्थ के रूप में इन लोगों के सामने जब लाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि दिखाने में कुछ अतिरेक हो रहा है? अब उसके लिए एक लाइन लिखते हैं फिल्मकार, ये इतिहास की घटना से प्रेरित, जी इसकी आड़ में बच जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात। और वो कहते हैं ये तो क्रिएटिव फ्रीडम है, जी जहां फंसेंगे वहां क्रिएटिव फ्रीडम की आड़ ले लेंगे। जी अब आप बताओ, जी इतिहास IC 814 तो इतिहास है, बिल्कुल इतिहास। आज अगर ये जिस जेन जी की बात करते हैं आप जी। और मुझे लगता है कि जेन जी जो हैं हमसे ज्यादा समझदार हैं, हमारी पीढ़ी से आपकी पीढ़ी ज्यादा समझदार, ज्यादा योग्य, ज्यादा टेक सेवी और ज्यादा विचारशील है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल आप एक बात बताइए मुझे, IC 814 अगर ये जेन जी समझदार नहीं होती तो उस क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर आतंकवादियों का नाम शंकर और कृष्णा रखा जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। ये कैसा क्रिएटिव फ्रीडम है?
और क्या वो समझते हैं कि हमारे जैन जी मूर्ख हैं? उनको पता नहीं कि आतंकवादियों के नाम भोले और शंकर हो सकते हैं? बिल्कुल ठीक। है जिसमें पाकिस्तान का हाथ है, कांधार नाम लिखा है आपने, और आप पूरी जनता को मूर्ख समझते हैं। मूर्ख नहीं है विश्वास भैया, हमारी जनता, हमारे दर्शक, हमारे युवा वर्ग के लोग नेपाल और बांग्लादेश के युवा नहीं है। क्या बात। ये बहुत समझदार हैं क्योंकि संस्कार इनको सनातन के मिले हैं। वाह। ये हमारा युवा वर्ग, हमारा जो जेनजी है, उसका इंटरेस्ट आईफोन 70 मैक्स प्रो में ज्यादा है, और सिर्फ उसको दिखावे के लिए नहीं, उसका टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। लिट चौक ने मैं इंस्टा पर बहुत सक्रिय नहीं हूं। लिट चौक ने आपके सत्र के लिए मेरी और आपकी तस्वीर लगा के कोलैबोरेशन कहते हैं, कोलैबोरेशन किया। मैंने दबा दिया उसको। अचानक से मुझे नोटिफिकेशन मिलता है कि यू हैव 80 न्यू लाइक्स। मैंने अपनी बिटिया को कहा कि मेरा इंस्टा हैक हो गया, क्योंकि जीवन में जिसको कभी 80 लाइक्स नहीं मिले हों, उसको अगर 80, तो ये हमारा जेनजी है और ये हमारा पावर है, ये हमारी ताकत है जेनजी की। हमारी जेनजी रचनात्मक कार्यों में लगी है, उस तरह के जेनजी की नहीं। अब क्या हो रहा है बांग्लादेश में, आज बताओ। जेनजी को मूर्ख बना के एक 90 साल के आदमी को आपने देश की कमान सौंप दी। जिस जेनजी ने अपने पूरे जिंदगी को दांव पे लगा के सत्ता परिवर्तन किया, वो आज कहां है? परिणाम आप सबके सामने आएगा, क्योंकि जेनजी कहीं का भी हो, समझदारी की डिग्री ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन है वो समझदार। कम से कम 92 साल के यूनुस से तो ज्यादा ही समझदार है। क्या बात, बहुत बहुत गहरी बात आपने कही है। मेरा इसमें ये सवाल है, मैं आप सब लोगों को एक अतीत में ले जाना चाहता हूँ। देखिए, स्कूल में जब पढ़ाई करते थे हम लोग, और पढ़ाई करने के समय कोई गलती कर देते थे तो टीचर कहती थी ना, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब कि ये फिल्मों और OTT से गुजर कर ये मनोरंजन कहीं स्टैंड अप के दायरे में आ गया, जहाँ भाषा बहुत भ्रष्ट हो रही है, जहाँ चीज़ें किस तरह की आ रही है आप भी जानते हैं। तो क्या मनोरंजन के ये वाले जो स्वरूप हैं, जो ट्रेडिशनल स्वरूप से इतर चल रहे हैं, क्या इन वाले स्वरूपों पर कोई सेंसरशिप की जरूरत है? वो पॉसिबल नहीं है, वो संभव नहीं है। आज के युग में जहां हर व्यक्ति के हाथ में एक 8 इंच की दुनिया है, जिसको मोबाइल फोन कहते हैं, किस किस पर सेंसरशिप लागू करेंगे आप? कहां कहां जाएंगे? मैं भी बहुत दिनों से, मेरी एक किताब OTT पर है, थोड़ी किताब की मार्केटिंग कर लेता हूं। OTT का माया जाल प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित है। उसमें मेरा पूरा थीसिस जो है, इम्फेसिस जो है, इस बात पर है कि OTT पर प्रमाणन की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जब मैंने उसका और गहराई से अध्ययन किया तो मुझे लगा इसके लिए कितने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। और लोग तो कह रहे हैं भाई साहब कि अघोषित सेंसरशिप लागू है। हाँ, मुझे भी लगता है। मैं इतना ये खुल है के कहाँ, मतलब मैं इतना नजर खुल नहीं के आई बात कहीं। कर पा रहा हूं, और वो लोग, इस देश में अघोषित इमरजेंसी इसलिए लागू है विश्वास जी, कि एक समाचार पत्र का संपादक प्रधानमंत्री के सामने कहता है कि इस देश में फला 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 दिक्कतें हैं, और इस विचारधारा में फला 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 दिक्कतें हैं। ये कितना सुंदर अघोषित आपातकाल है, जहां आप देश के शीर्ष नेतृत्व के सामने बैठकर आप उसकी आलोचना कर सकते। और एक बात और बता दूं जी, आज के युग में अगर कोई अघोषित आपातकाल है भी, तो इफेक्टिव नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक बात। मैं एक्स पे पोस्ट करूंगा, आप मेरा एक्स बैन करोगे, मैं इंस्टा पे पोस्ट कर दूंगा। आप इंस्टा बैन करोगे, मैं मेटा पे पोस्ट कर दूंगा। करते ऐसे दर्जनों हैं। आप एक अकाउंट को बैन करोगे, मैं दूसरा खोल लूंगा। तो आप, ये जो व्यवस्थागत दिक्कतें या जो तकनीक के साथ शक्ति मिली है हमको, उसमें कोई माई का लाल इस देश में घोषित अघोषित आपातकाल लगाने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। क्या बात है। हमारे जितने जैन साथी हैं, ये लोग, जैसे आपने एक शब्द बड़ा अच्छा क्लियर किया, मुझे भी कहीं वो इमरजेंसी नजर नहीं आती थी।
ऐसे कई सारे शब्द हैं जो बरगलाते हैं, जैसे एक सेकुलर मनोरंजन है, एक रेडिकल मनोरंजन है। तो क्या सेकुलर मनोरंजन, रेडिकल मनोरंजन जैसे जो दायरे हैं, जो खांचे हैं, ये खांचे सच में कहीं हैं? ये बच्चे ढूंढना चाहते हैं, कहीं क्या लिखा मिलता है, कहीं क्या लिखा मिलता है। मैं चाहता हूँ आप एक स्पष्टता, एक स्पष्ट स्वरूप बता दिए कि आप फिर से बच्चों को कम करके आंक रहे हैं। ये बच्चे बहुत होशियार हैं। हाँ भाई साहब, ये समझते हैं कि कौन सा रेडिकलिज्म इस्लाम के साथ है और कौन सा रेडिकलिज्म सेकुलरिज्म के साथ है। तो आप रेडिकल शब्द के साथ कर ही नहीं सकते किसी चीज की व्याख्या। और मुझे लगता है ये एक दुष्प्रचार का हिस्सा है, एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है जो आप कहना चाहते हैं। तो शब्दों के लिए बहुत आवश्यकता है कि मुझे नहीं लगता कि 10% हमारे छात्रों के घर में हिंदी का शब्दकोश होगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी तो होगी बहुतों के घर में, लेकिन हिंदी का शब्दकोश किसी के पास है? 1 2 3 4 5 6 2 8 9 10। तो जब तक आप हिंदी के शब्दकोश को नहीं पढ़ेंगे, बड़े गर्व से हम कहते हैं ना कि हमारे दादाजी रोज सवेरे कहते थे कि अंग्रेजी का अखबार पढ़ो और 5 शब्द याद करके बताओ। बिल्कुल ठीक बात है ना? हर घर की कहानी। हर बच्चे के साथ, कम से कम हमारे पीढ़ी में तो ऐसा होता था। बिल्कुल। कभी किसी ने कहा है कि हिंदी के शब्दों को आप जरा डिक्शनरी देख के और शब्दकोश देख, आप बताओ, शशि थरूर एक 24 अक्षर का वर्ड लिखता है, पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता है। ओ माय गॉड, व्हाट ए पर्सन ही इज। बिल्कुल, उनका नॉलेज कितना अधिक है। अब विश्वास भाई अगर किंग कर्तव्य विमूढ़ बोल दें कहीं तो कहेगा इसको हिंदी में बताओ। ऐसा होता है। मैं व्यंग लिखता हूँ और मुझसे कई लोग शिकायत करते हैं, भैया वो बहुत बड़ा होता है, 600 शब्द का बहुत बड़ा होता है। दरअसल विश्वास जी देखिए, इसमें दिक्कत हमारी शिक्षण पद्धति की है जी। हमने शब्दों से परिचित नहीं कराया। जो आप कहते हैं ना बहुत बड़ा है, बहुत कठिन है, जी। आप विश्वास मानिए कोई भी शब्द कठिन या आसान नहीं होता है। शब्द परिचित या अपरिचित होते हैं। अगर वो अपरिचित शब्द है तो आपको वो कठिन लगेंगे। परिचय ही नहीं है आपका, आप जानते ही नहीं हो। तो भैया ये शब्दों के साथ थोड़ी है, युवा पीढ़ी बैठी है तो गर्लफ्रेंड के साथ भी है। जिसको आप नहीं जानते वो बड़ी आपको दुरूह गर्लफ्रेंड लगेगी। जी। जिस दिन परिचय हो जाएगा आपकी क्या कहते हैं कॉम्पिटेबिलिटी हो जाएगी, वो ज्यादा दुरूह लगता तो है परिचय के शब्दों बाद। के साथ भी गर्लफ्रेंड जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। मुझे लगता है कि जितना शब्द भंडार हमारा समृद्ध होगा हम उतना अधिक समझ पाएंगे। और हिंदी तो इतनी समृद्ध भाषा है। आप अंग्रेजी में क्या होता है, फर्स्ट कजन, सेकंड कजन। अब कर्नल साहब बैठे हैं अंग्रेजी के विद्वान, फर्स्ट कजन, सेकंड कजन, थर्ड कजन, फोर्थ कजन, हाफ ब्रदर, फुल ब्रदर, क्वार्टर ब्रदर, पता नहीं क्या क्या होता है। हिंदी में सहोदर कह दो, एक ही मां के उदर से पैदा हुआ एक शब्द है, वो भाई है हमारा। तो हमें हमारी भाषा की ताकत को पहचानना होगा। हमें उससे दूर किया गया है। मनोरंजन के नाम पर जिस प्रकार से, और मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं, अगर आपको उर्दू में फिल्म बनानी है तो उर्दू में बनाओ, किसी ने मना नहीं किया, करो दुस्साहस करके तो देखो। बिल्कुल ठीक। लेकिन हिंदी को क्यों भ्रष्ट करते हो भाई? इसलिए भ्रष्ट कर पाते हो कि हिंदी बड़ी उदार भाषा है। बिल्कुल। वो डच, फ्रेंच, बल्गेरियन सारे भाषाओं के शब्द लेती है। मेज, कुर्सी, टेबल, सब कहीं ना कहीं से ये 3 अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। लेकिन इसका जो अनावश्यक दुरुपयोग होता है मनोरंजन के क्षेत्र में, और जिस प्रकार से अवधि को भारतीय सिनेमा में भोजपुरी बताकर प्रचारित किया गया, जी। उनको लगता है कि ये मूर्ख हैं। क्यों लगता है? इसके पीछे एक बिजनेस मॉडल है। क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार जहां ये भाषाएं बोली जाती हैं वहां सिनेमा घर कम है। जी। तो उनको लगता है कुछ भी बता दो, पता थोड़ी चलने वाला है, उधर से वहां से तो पैसा आने वाला नहीं है। जी। जी। और वो ये मानते हैं कि जेनजी को कुछ नहीं पता, जेनजी को सब पता है। तभी फिल्में हिट
होती हैं और तभी फिल्में फ्लॉप भी होती हैं। ये पब्लिक है, सब जानती है। और इस सारी बात से गुजरकर मुझे ऐसा लग रहा है, जो चर्चा जिस तरफ जा रही है, पहले एक मनोरंजन जब होता था तो उसका मतलब हम लोगों के लिए, खासकर जो हम 40 पार के लोग हैं, हम लोगों के लिए रविवार की सुबह की रंगोली और बुधवार की शाम का चित्रहार और एक फिल्म आदि आदि शनिवार और रविवार, सभी लोगों के लिए एक जैसा एक समान मनोरंजन था। जब ये सब साधन बने हैं और चीज़ें इतनी सारी हुई, मनोरंजन के साधन इतने हो गए हैं, तो आपको ऐसा लगता है नए तरीके का वर्ग भेद हो गया है? अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके का मनोरंजन ये तो आ रहा है। क्यों अपनी उम्र सार्वजनिक कर रहे हो साहब यहाँ बैठ के? ये हमारे जमाने में रंगोली आती थी और ये होता था। बचिए इससे, आप तो अभी युवा हैं। ताली बजाओ भैया जोर से, जोरदार ताली होना चाहिए। दूसरा, जब आप मनोरंजन और विचार की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूं आप सबको। यहाँ मदर इंडिया देखी है लोगों ने? बहुत सारे लोगों ने मदर इंडिया का पहला फ्रेम किसी को याद है? लाल लाल क्या बेटा? ठीक है, लाल लाल क्या? नहीं, पहला फ्रेम है हसिया और हथौड़ा। बिल्कुल ठीक। कम्युनिस्ट पार्टी का जो चिन्ह है, निर्माता इसके महबूब खान थे। और फिल्म का आखिरी दृश्य किसी को याद है, जहां फिल्म समाप्त होती है? गोली मारती है बंदूक से, हाँ, लाल रंग बेटा गिरता है, लाल रंग का खून से धरती लाल हो लाल जाती हो है। बिल्कुल ठीक। अब आप हसिया हथौड़ा से जोड़िए इसको। हसिया हथौड़ा, बंदूक की नली और पूरी धरती लाल हो जाती है। यह है विचार, यह है विचारधारा। यह विचार नहीं है, यह है प्रोपेगेंडा। कि आपने कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी को फर्स्ट फ्रेम में एस्टेब्लिश किया, फिर माओ के सिद्धांत को कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, उसको एस्टेब्लिश किया, और उसके बाद जब सत्ता आपके पास होती है तो पूरी पृथ्वी लाल हो जाती है। यह है फिल्म का नुआंस। तो यह समझने की आवश्यकता है। मुझे भी फिल्म का स्टूडेंट होने के नाते 17-18 साल बाद यह बात समझ में आई कि क्या मतलब है इसका। और मदर इंडिया को लेके हम लहालोट रहते हैं। वन ऑफ द वेरी फ्यू इंडियन फिल्म्स जो ऑस्कर तक गई, थोड़े से चूक गई। तो हमारा अनुकूलन दिमाग का यही किया गया, कंडीशनिंग की गई। यही सत्य है, बाकी प्रोपेगेंडा है। तो हमें प्रोपेगेंडा को सत्य बता दिया गया और जो सत्य था उसको प्रोपेगेंडा कर दिया गया। ये फर्क है। मुझे बहुत खुशी है कि ये ऐसी पीढ़ी है जिसने बाहुबली और नरसिम्हा जैसी फिल्मों को इतना हिट किया है। मैं अब आखिर में आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने मनोरंजन का साधन तय करने में क्या कभी ये देखते हैं कि इसमें कौन सा विचार है, या बस एक फिल्म अच्छी है तो देख लिया गया? पहली बात तो मैं मनोरंजन तय करता हूँ। आजकल मैं इन लोगों के साथ अपनी चाल मिलाना चाहता हूं, तो मैं रील बहुत देखता हूं। वाह वाह, आप भी शरीके जुर्म है। मुझे लगता है कि रील देखने से मैं समझ पाऊंगा कि हमारे लोग क्या सोच रहे हैं। वाह जी। और इन युवाओं को कितना बेवकूफ समझते हैं यार फिल्म वाले। मैं कल कर्नल साहब को यही कह रहा था, कहते युवाओं का द कंसंट्रेशन स्पैन ऑफ द यूथ हैज रिड्यूस्ड टू 6 सेकेंड्स। 7 सेकंड का तक कंसंट्रेशन स्पैन हमारे देश के युवाओं का हो गया है। बड़ी चिंता की बात है। बहुत इस पर लंबे लंबे सेमिनार दिन भर के सुने हैं मैंने बैठ के। और वही लोग फिर क्या करते हैं, 8-8 एपिसोड का वेब सीरीज बनाते हैं, कहते हैं युवाओं को बहुत पसंद आ रहा है। तो भाई तय कर लो कि जिसको आप कह रहे हो 6 सेकंड का कंसंट्रेशन स्पैन है, वो 5 घंटे का 8 एपिसोड कैसे देख रहा है रात भर जाग के। फिर मुझे याद आता है कि जेफ बेजोस ने कहा था, या नेटफ्लिक्स के सीईओ किसी ने कहा था कि आप भारत जा रहे हैं, आपका मुकाबला किससे है? उसने कहा हमारा मुकाबला युवा पीढ़ी की नींद से है। तालियां, बहुत जोरदार। तो ये सारी चीजों को देखते हुए, और दूसरा मनोरंजन मैं इसलिए करता हूं
मनोरंजन के लिए मैं विचार खोजने के चक्कर में मेरा मनोरंजन होता है। विचार खोजते खोजते मुझे विचारधारा दिखने लगती है, तो मैं अपना मनोरंजन भरपूर उससे करता हूँ। बहुत सुंदर ये सेशन अभी तक चल रहा है। अब यदि आप इजाजत दें तो कुछ ऑडियंस के सवाल। नहीं, मेरे इजाजत की औपचारिकता क्यों कर रहे हैं? आपको तो आदेश आ चुका है वहां से। आप उसको मानिए भाई। देखो भाई, जमाने का ट्रेंड है अभी तो इस तरह का चल ही रहा है कि हम लोग इधर उधर सब करते ही रहते हैं। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि उसी को जीने का हक है यहाँ जमाने में, जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। तो असल में विश्वास जी हुआ क्या, इतना मोटा मोटा अक्षर में लिख के दिया ना कि पढ़ने में आ गया। अरे तुम लोग छोटा लिखो भैया। ये एग्जाम्पल है कि कैसे चेहरे साफ हो रहे हैं, कैसे आपको सब पता घर चल के रहा लोग है। हैं, इसमें अनुमति और अनुमति की औपचारिकता क्या है भाई? क्वेश्चन जिसको पूछना आप पूछ सकते हैं। पहली बारिश में रंग कैसे उतर रहे हैं आप देख रहे हैं। जिस जिसको क्वेश्चन पूछना है जल्दी से हाथ खड़ा करें। हमारे वॉलेंटियर से अनुरोध है, माइक ले जाएं भैया एक उधर। माइक पहुंच गया है? नमस्ते सर, मेरा सवाल आपसे यह है, जैसे कि आपने बोला हिंदी शब्दकोश को और हिंदी को इतनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, तो जैसे कि हम कॉर्पोरेट लाइफ में बोला जाए तो अपन इंग्लिश को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं और इंटरव्यूज़ भी इंग्लिश में क्यों कंडक्ट करते हैं? इतने सारे क्वेश्चंस हुए हैं आज तक। इंग्लिश को एज अ रेलेवेंट भाषा यूज़ की जाती है, बट हिंदी को क्यों नहीं की जाती? क्योंकि आज का जो यूथ है वो सपोर्ट कर रहा है कि हमारा कल्चर आगे जाए, बट हम लोग इंग्लिश भाषा को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं और इतना प्रायोरिटाइज क्यों करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए भाई। देखिए, मेरा मानना है कि अंग्रेजी भाषा नहीं है, वो हुनर है। आप उसको सीख सकती हैं, 4-6 महीने में सीख सकती हैं। इंपॉर्टेंस देने की बात इसलिए होती है कि आज तक हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि भारतीय भाषाओं में वो शक्ति है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। हमें बचपन से ये बताया गया कि अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान की भाषा है। हमें बचपन से ये बताया गया कि अनंत विजय, अगर तुम्हें अंग्रेजी बोलने नहीं आएगी तो तुम अभी जितने पैसे कमा रहे हो उससे हाथ आधा कमा रहे होते। तो जब आप किसी हुनर को रोजगार से जोड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि अंग्रेजी आएगी तभी तुम ये कर सकते हो, नहीं, अंग्रेजी तो हम जब चाहेंगे। मैंने तो अंग्रेजी नौकरी में आने के बाद सीखी, मुझे नहीं आती थी अंग्रेजी। मैंने उसको हुनर के तौर पर लिया। जैसे रील बनाना सीखा वैसे ही अंग्रेजी पढ़ना बोलना सीखा। लेकिन जो हमारी संस्कृति कहती है कि मां के उदर से अगर अभिमन्यु अपने संस्कार ग्रहण कर रहा है, हम अगर अपने गर्भ में होने के समय से ही अगर भाषा सुन रहे हैं तो उस भाषा का दरकिनार करना बिल्कुल नहीं है। और मैं हिंदी की बात यहां इसलिए की कि ये हिंदी भाषी प्रदेश है। तमाम भारतीय भाषाओं में वो शक्ति है जो किसी भी अंग्रेजी, किसी भी चाइनीज, किसी भी जर्मन से अधिक ताकतवर हमारे यूथ को बना सकता है। मेरा तो यही मानना है। और भारतीय भाषाएं, एक हिंदी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि हिंदी वाले इतने गर्व में रहते हैं कि हमारी राष्ट्र भाषा है। ये नहीं है। जितनी भारतीय भाषाएं सभी राष्ट्रीय भाषाएं, सिर्फ हिंदी नहीं है। और अगर ये सारी राष्ट्रीय भाषाओं का इकोसिस्टम बलवान होगा तो आगे जाके हमें ये प्रश्न हमारे युवाओं के मन से निकल जाएगा। और इसका एक और कारण औपनिवेशिक शासन भी होना है। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बहुत दिनों तक राज किया भाई। ही लुक्स लाइक एन इंग्लिश मैन, अभी भी ये कहा जाता है। अरे यार वो तो पूरा अंग्रेज है। अरे अंग्रेज है तो हे दृष्टि से देखो यार, अगर पूरा इंग्लिश है तो पूरा भारतीय सुना है कभी कहते हुए कि वो बहुत भारतीय है? क्यों? क्योंकि अंग्रेजी कूल है और भारतीय होना कूल नहीं है। ये हमें बताया गया, अब भी बताया जा रहा है। मैंने आपको कंसंट्रेशन स्पैन का उदाहरण दिया। तो गलत सलत चीजें हमारे दिमाग में भरी जा रही हैं, लेकिन ये यथार्थ है
कि आज भारत में अंग्रेजी को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, लेकिन जिस दिन आप भाषा के प्रति सत्याग्रही हो जाएंगे, दुराग्रही नहीं, उस दिन धीरे धीरे वो वर्चस्व उनका समाप्त हो जाएगा। अगला सवाल, हाँ, आपका नाम बता दीजिए पहले। जी नमस्ते सर, मेरा नाम सजल जोशी है और मेरा यह सवाल है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी युवा जेनजी वाले सोशल मीडिया पर अपने विचार रखते हैं और आजकल जैसे कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ज़माना है, तो मैं आनंद सर से पूछना चाहूँगा कि हम जो युवा है हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। धन्यवाद। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आपकी भूमिका बहुत ज्यादा हो सकती है। आप बैठ जाइए, आप दुबे जी सत्य के साथ खड़े रहो ना। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे कल हम दिन भर एक सेशन में थे मुंबई में, उस पे इसी पे चर्चा हो रही थी कि हाउ टू फाइट द इंफॉर्मेशन वॉर या फेक नैरेटिव अच्छा, जो फेक न्यूज होता है, ये मिशिगन यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च है कि वो बिजली की गति से फैलता है और जो सच्चा न्यूज होता है वो बहुत आराम से चलता है। तो आपको उसकी पहचान करनी चाहिए। और युवाओं से मैं बस सिर्फ इतना आग्रह करता हूं, कोई उपदेश नहीं, कोई करने की जरूरत नहीं, आग्रह मेरा ये रहता है कि किसी भी चीज के प्राथमिक स्रोत तक जाने का प्रयास करिए। प्रामाणिक मैं कहता ही नहीं हूं, मैं कहता हूं प्राथमिक स्रोत तक जाएंगे, आपको लिखा मिलेगा कि अब जैसे देवदत्त पटनायक एक लेखक है, कुछ भी लिख देता है वो आदमी, जो मन आता है वो लिख देता है। राम ऐसे थे, सीता ऐसी थी, और फिर उसी को 3-4 महीने बाद काट भी देगा और पूछोगे तो कहेगा ये लोक में विराजमान है ये कहानियां। तो आपको अगर वो राम कथा के बारे में कह रहा है तो प्राथमिक स्रोत या तो श्री रामचरितमानस में चले जाइए या वाल्मीकि के रामायण में चले जाइए, दोनों ऑनलाइन उपलब्ध हैं, वहां देखिए प्राथमिक स्रोत से और तत्काल उसका निषेध कर दीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे 4 फॉलोअर हैं या 4000 फॉलोअर हैं, वो परकोलेट हो जाएगा, लेकिन प्राथमिक स्रोत का उल्लेख कर दीजिए। तो आपकी ये भूमिका मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। नमस्कार सर, आपका लिट चॉक में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत चल रहा है बिटवीन कन्नड़ा एंड हिंदी एंड मराठी एंड हिंदी, तो क्या कोई ऐसा बीच का रास्ता निकल सकता है कि जिसकी वजह से हम दोनों तरफ के लोगों के सेंटिमेंट्स बिना हर्ट किए हुए एक शांति की ओर बढ़े? आप एक भाषा सीखना शुरू कर दीजिए, इसका सिंपल हल है। मैं इन दिनों बांग्ला सीख रहा हूँ, तमिल सीखने का प्रयास किया लेकिन नहीं सीख पाया क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट है, उच्चारण भी डिफिकल्ट है। बांग्ला सीख रहा हूं, जिस दिन मैं बांग्ला में बोलने लगूंगा किसी बंगाली से, उसको लगेगा ये तो हमारा ही आदमी है। आप दूसरी भाषा, एक भाषा सीखिए। सबसे आग्रह है कि अपनी मातृभाषा के अलावा एक और भाषा सीखिए, कोई वैमनस्यता नहीं रहेगी। और भाषा आज नहीं हो रहा है, भाषा विवाद 65 से हो रहा है। यहाँ राज्य बट गए उसके आधार पर, लोग मर गए, जिंदा जल गए। आज तो बहुत कम हो गई है कटुता, और ये कटुता धीरे धीरे और समाप्त हो जाएगी जब आमी बांग्ला बोलते पारी, तारपरे बोलो कुछ, आमी तुम्हाके भालोबासी, बस। तो जिस दिन हम, और एक और आग्रह है कि जैसे आप प्रश्न पूछने की जगह क्वेश्चन पूछ रहे थे हमसे, आप हिंदी और भारतीय भाषाओं के शब्द का उपयोग करिए ना, आप उपयोग करना शुरू करिए। जैसे बस स्टैंड के लिए हिंदी में कोई शब्द नहीं है, तो मराठी वाले को कहो अपना स्थानक मुझे दे दे भाई, बस स्थानक मुझे दे दे, मैं उपयोग करूंगा इसका, है ना। इसी तरह मराठी की तो स्क्रिप्ट भी देवनागरी है। तो बहुत आसान है ये, भाषागत समस्याओं पर हम अगर पहल कर देंगे जो, और हिंदी का जो एक उच्च अभिमान बोध है उसको थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा। हिंदी भी मराठी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जैसी ही भारत की एक भाषा है, और
भाषाओं को किसी भी सरकार के प्रश्रय की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता आपके प्रश्रय की है। हेलो आनंद जी, एक सवाल हमारा भी है, इजाजत हो जी तो कर्नल साहब, अरे आपको इजाजत देने की क्या मुख्तलिफ वो मैं नहीं कर सकता हूं साहब। तो अभी जिस प्रोपेगेंडा की आपने बात की, मदर इंडिया फिल्म का उदाहरण देके, अभी विगत मैं कहूंगा कि एक दशक से कुछ आवाजें उठने लगी है जो जिसको हम प्रोपेगेंडा कह रहे काटी, चाहे इंग्लिश में आनंद रंगनाथन जी हो, हिंदी में इकलौता मुझे आपके नाम के सिवा और कोई दिखता नहीं जो इन सारे प्रोपेगेंडा को अपने कॉलम दर कॉलम, हफ्ते दर हफ्ते आप उधेड़ते रहते हैं। तो ऐसे क्या कर, धुरंधर फिल्म रिलीज होती है, जो उधर वाले हैं डे 1 से लग जाते हैं कि ये तो प्रोपेगेंडा प्रोग्राम, हमें लगता है हफ्ता 10 दिन आने में, आपने लिखा कॉलम है, कोई हिंदी में तो कोई दिख ही नहीं रहा है मुझे। इसकी क्या कुछ क्या वजह हो सकती है? या उनका एक गैंग सुनियोजित रूप से एक साथ आ जाता है? अचानक से फेसबुक पे मैंने देखने लगा जितने भी थे एंटी सारे के सारे एक तरफ से लिख रहे, हमारी तरफ से कोई लिखने वाले नहीं है। एक तो हमारा उसका तरफ अलग है, सब हमारे ही तरफ है सर, उस तरफ कोई नहीं है। थोड़े से भटके हुए लोग हैं, आ जाएंगे। अब आप थोड़ी देर से आए, मैं दोहरा देता हूं आपके लिए। आपने भी सुना होगा, मीडिया पे बहुत चर्चा हो रही थी कि 19 तारीख को एम्स्टन फाइल आएगी अमेरिका में तो सरकार गिर जाएगी। मोदी का नाम है उसमें, हरदीप पुरी किसी स्कैंडल में फंसे हैं और यूट्यूब पर लगातार चल रहे थे। ठीक है, उसके पहले कर्नल साहब ध्यान दीजिएगा, उसके पहले भारत से 7-8 पत्रकारों का एक दल अमेरिका गया था। अमेरिका जाके वहां अलग अलग शहरों में भारत में मीडिया की स्थिति पर व्याख्यान दिया था। वो सार्वजनिक है, मैं नाम किसी का लेने की जरूरत नहीं, अगर आप कहेंगे मैं तो सबका नाम भी ले दूंगा, लेकिन नाम देके मैं उनको महत्व नहीं देना चाहता। हुआ क्या है, उन लोगों ने भारत लौटने के बाद ये एक अभियान चलाया जिसको प्रोपेगेंडा कह रहे हैं आप, कि प्रधानमंत्री इस स्कैंडल में फंस रहे हैं, सरकार गिर जाएगी, ये हो जाएगा। मेरे पास उसका लिंक है, कल से 56,000 स्क्रॉल कर चुका हूं मैं, किसी में नाम ही नहीं है मोदी का, हरदीप पुरी का भी नाम नहीं है। तो अब कितने झूठ का प्रतिकार करेंगे? अब अगर हम वो क्या खातून कहते हैं या खवातीन कहते हैं औरत को, जो भी कहते हो खातून या खवातीन, उनके मरकज के केंद्र में क्या था? बहुत परेशान थे वो। क्या हुआ? दर्शकों ने साइलेंटली 600 करोड़ देके आदित्य धर की फिल्म के पक्ष में समर्थन दे दिया। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सर अगला सवाल इधर किधर है? विश्वास जी, ये बहुत अभिषेक गलत भैया। बात है, आगे की पंक्ति वालों ने माइक कब्जा कर लिया। आप लोग जेंजी विद्रोह कर दो। नहीं, माइक पीछे जा रहा है। अग्रिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति तक माइक तो पहुंच ही चुका है। बिल्कुल। अब मैं सवाल पूछ के रहूंगा। सर, हिंदी में साहित्य तो बड़ा समृद्ध है, लेकिन जो बोलियों में साहित्य की कमी हमेशा खलती है। कुछ बोलियां है, गुजराती है, बांग्ला है, इसमें साहित्य समृद्ध है, लेकिन जैसे छोटे छोटे यहाँ की मालवी है, निमाड़ी है, या फिर जो छोटे पिछड़े प्रदेशों की वहाँ की जो बोलियां है, वे काफ़ी ज़्यादा वो स्थान नहीं ले पाती है। तो जो आपस में बोलियों में जो प्रतिस्पर्धा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं और उसको समृद्ध बनाने के लिए क्या करना चाहिए? मेरा तो देखिए गहरी आपत्ति है आपके प्रश्न पे। आप इनको बोलियां क्यों कह रहे हैं? ये भाषा है, इनका अपना व्याकरण है, इनका अपना साहित्य है। भाषा में क्या होता है? ये तो नीचा दिखाने के लिए कि एक छोटे समूह में छोटे भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाती है, तो अब बोली हो गई है। अब भोजपुरी बोली है, अभी तक कितने करोड़ लोग बोल रहे हैं उसको। मालवा और निवाड़ में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं, मैं भाषा कहता हूं, बोली नहीं है, वो सब भाषा है। तो आप उनको कृपया भाषा कहना शुरू कर दीजिए, उनका ऐसे विस्तार हो जाएगा। और हिंदी जो है ना, जिनको आप बोलियां कह रहे हैं, इन्हीं भाषाओं के खंभों पे खड़ी एक इमारत है। हिंदी इन तथाकथित बोलियों के बगैर उसका कोई अधिकार नहीं है। अगर आप ब्रज भाषा निकाल दें हिंदी से, तो हिंदी की स्थिति क्या बचेगी?
अगर आप बुंदेलखंडी निकाल दें तो हिंदी में क्या बचेगा, अगर खड़ी बोली निकाल दें तो हिंदी में क्या बचेगा। तो हिंदी को तो आप केंद्र के तौर पर लीजिए जो बाकी राज्यों के साथ समन्वय करके एक कार्य कर रही है, बस इतना ही है। इसलिए बोली कहना, कृपया हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इनको बोली कहना बंद कर दीजिए। ये भाषाएं हैं भारत की। ये ऐसे ही हुआ है ना, जैसे सब लोगों को ये बताया गया होगा कि भारत विविधताओं में एकता का देश है। हमने बचपन से पढ़ा, अब भी पढ़ रहे हैं सब, भारत विविधताओं में एकता का देश है। नहीं भैया, भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है, उससे भी आगे चले जाते हैं लोग। तो क्या है, भारत की संस्कृति एक है जहां हम विविधता का उत्सव मनाते हैं। ये समझने वाली बात है कि हमारी पूरे भारतवर्ष की संस्कृति एक है जहां हम वी सेलिब्रेट द डाइवर्सिटी ऑफ द कल्चर। तो इतना ही कहना मुझे। नमस्ते सर। जय हिंद। नहीं सर, आज ज्ञान का सागर बह रहा है और मैं उसमें से कुछ ग्रहण कर रहा हूँ। बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए। मैं एक चीज़ आपसे सर एक शेयर करना चाहता हूँ कि जहाँ भाषा की बात है, खास करके जब हिंदी की बात आती है, तो क्यों न सरकार उस पर कुछ कदम उठाए। मेरे साथ जो वाकया हुआ मैं बता रहा हूँ। बैंक में मैं एक ड्राफ्ट के लिए फॉर्म भर रहा था, मेरे पास में एक लड़का आया, उसने कहा कि सर वो चेक भरना था, उसको अंग्रेजी में भर रहा था, उसे 1000 की स्पेलिंग नहीं आ रही थी। तो उसने कहा कि यार 1000 की स्पेलिंग टी जी, ये बताया गया। तो मैं सोच रहा हूं कि जब भाषा की बात आती है, हिंदी को अहमियत देने की बात आती है, तो सरकार को क्यों ना कदम उठाना चाहिए कि आज बैंकों में हो, ईमेल के जरिए हो। हम ईमेल पे भी जब बात करते हैं, यहां तक कि व्हाट्सएप जो कि जेंजी इस्तेमाल करता है, वहां भी अंग्रेजी में टाइप करना बहुत आसान है, हिंदी में बहुत मुश्किलें आती हैं। उसको आसान बनाया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद इतर मेरा सवाल यह है कि क्या आज जेंजी के हवाले से, हमारे युवाओं के हवाले से, हमारे हवाले से, सबके हवाले से भाषा इतना बड़ा मुद्दा है, जबकि मुद्दा होना चाहिए रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। आप इस पे क्या कहेंगे सर? आप जब ये बातें करते हैं ना, ये तो एक तो आपने मुझे फंसाया है। आप बोल के लाए थे मनोरंजन पे बात करूंगा, आई बात पता नहीं भाषा वाषा कहाँ चली गई। इतना विद्वान थोड़ी ना हूं मैं। भैया मनोरंजन, भाई साहब मनोरंजन ही हो रहा है। मैं तो सिनेमा का आदमी हूँ, मुझसे तो सिनेमा पूछते, कुछ गानों पे बात करते। भाई साहब आप सिनेमा तो सबकी माँ है ना, तो इतना गंभीर सवाल पे ले लिबर्टी ले गए ली भाई लोगों साहब ने। के। देखिए, भाषा की कोई सरकार की मोहताज नहीं है सर, मैं बिल्कुल आपसे डिफर करता हूँ, मैं बिल्कुल असहमत हूँ। कहाँ हिंदी टाइप करना मुश्किल है, किसने कहा? मैं तो सारे मेल और सारे व्हाट्सएप हिंदी में ही टाइप करता हूँ, और इस बहुत सारे जेंजी के लोग भी करते हैं। ये भ्रम बनाया जाता है कि सी यू टुनाइट में सी लिखेंगे, यू लिखेंगे, और टुनाइट में टू और NTE लिख देंगे। ऐसा नहीं लिखते सर, ये बच्चों का अपमान करते हैं ऐसा करने वाले। वो जो लोग ये कहते हैं ना कि इनको, मतलब अखबार में भी बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं काम करते हैं जो कहते हैं कि हिंदी अंग्रेजी मिला के लिखो, उनको समझ में आएगी, युवाओं को, यूथ। और ये ब्रांडिंग मार्केटिंग वाले ज्यादा ज्ञान देते हैं। जब हिंदी की चिंता अंग्रेजी में पावर पॉइंट पर होती है ना, तो उसमें ये चिंताएं ज्यादा आती हैं। मेरा पावर पॉइंट से विरोध नहीं है, लेकिन हिंदी तो बहुत आसान है सर, टाइप करना बहुत ही आसान है। आपको अंग्रेजी में सिंटेक्स, वर्ब, पता नहीं क्या क्या चीज, प्रीपोजिशन, पोजीशन, अपोजिशन, क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा वाक्य बनाने में। हिंदी में तो जो बोल रहे हैं वही लिख दो। और उड़िया तो और भी आसान है सर, उसमें तो लिंग भेद भी नहीं है, लड़का भी जाता है, लड़की भी जाता है। मतलब बहुत आसान है भारतीय भाषाएं, लेकिन हम प्रयास नहीं करते। लेकिन एक बात बताऊं, सरकार के स्तर पर बहुत गंभीर प्रयास हो रहे हैं। मैं जानता हूं, गृह मंत्रालय की बात आपको बता सकता हूं। अमित शाह के पास जो फाइल जाती है जिसमें अंग्रेजी में नोट लिखा होता है, वो साफ कहते हैं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती भाई, हिंदी में लिख के लाओ। तालियां होनी चाहिए, वाह। उन्होंने किसी प्रकार का अपने मंत्री होने का धौंस नहीं दिखाया ब्यूरोक्रेसी पे।
उन्होंने सब अपने ऊपर ले लिया, कहा मुझे अंग्रेजी आती नहीं। और आज हालात ये है भाई साहब कि जो भी पत्र गृह मंत्रालय को भेजा जाता है, अंग्रेजी अगर जाएगी तो उसका अनुवाद ऊपर हिंदी में लिख के जाता है। ये सत्याग्रह है भाषा के प्रति, कोई दुराग्रह नहीं है। तो अगर हम ऐसा करना आरंभ कर देंगे तो सब हो जाएगा। बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स तो हैं ही, आप देखते ही हैं, गूगल तक क्यों को ऑनलाइन जाना टूल्स, पड़ा। हिंदी का कीबोर्ड है ही। है, उसी में इस्तेमाल करो। और अब तो और भी आसान है, व्हाट्सएप ऑन करो, उसका वो ऑन करो, हिंदी कर दो और बोलना शुरू कर दो, टाइप कर टाइप देता है। कर देता है। मैं तो जब फिजी गया था हिंदी सम्मेलन में, तो पूरी रिपोर्टिंग उसी टूल से किया। 600 शब्द के लिखे वहां से रिपोर्ट, बाद में उसको करेक्ट कर लिया अगर मेरे उच्चारण से थोड़ी दिक्कत है मशीन को, तो बहुत आसान है। लास्ट क्वेश्चन। सर, पत्रकारिता की नर्सरी कहे जाने वाले इंदौर शहर में आपका स्वागत है। सर, मेरा सवाल है कि मनोरंजन में विचारों की उपयोगिता की सीमा क्या होना चाहिए? उदाहरण के लिए, यदि कोई फिल्म या किसी व्यक्ति या घटना से प्रेरित हो तो उस प्रेरणा की स्वीकार्य कसौटियां क्या हो सकती हैं? क्या बोला आपने? सर, पहला सवाल था कि मनोरंजन में विचारों वो की, समझ गया। जी, और दूसरा कि अगर कोई किसी व्यक्ति या घटना से प्रेरित कोई अगर कहानी या कोई फिल्म बनती है तो उसकी कसौटियां क्या होंगी, क्या हो सकती कोई हैं? यदि कोई यथार्थ पर कोई फिल्म बनती है तो उसकी क्या कसौटी, क्या पैमाने उसकी होंगे स्वीकार्य- बनाने के स्वीकार्य लिए? acceptance। एक बात समझ लीजिए, आपने मुझे नर्सरी में खड़ा कर दिया, मैं धन्यवाद करता हूं आपका। जी, ये तो भैया नर्सरी नहीं है पत्रकारिता की, ये तो अभेद्य किला है जी, इंदौर। तो यहाँ तो बहुत बड़े बड़े पत्रकार हुए भाई। आपका जो सवाल है ना, विचार की क्या सीमा होनी चाहिए, स्वीकार्य, जी, इसका एक्सेप्टेंस जो है। देखिए फिल्मकार जो फिल्म बनाता है ना, वो सिर्फ एक चीज का ध्यान रखता है कि बैलेंस शीट का जो राइट साइड होता है वो ग्रीन है कि रेड है, जी, लाभ कितना होगा उसका फोकस सिर्फ इतना ही रहता है। उस लाभ कमाने के टूल के तौर पर वो विचार का उपयोग करता है, वो यथार्थ का उपयोग करता है, वो काल्पनिक पात्रों के आवरण में यथार्थ को दिखाने का प्रयास करता है। जैसे आप धुरंधर में देखेंगे तो जो आर माधवन का कैरेक्टर है वो पूरी तौर से अजीत डोभाल से प्रेरित है, जो हमारे इस वक्त के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। आप अगर उसका पहला फ्रेम देखेंगे, जब मंत्री आता है तो विदेश मंत्री जसवंत सिंह से कुछ नहीं मिल रहा है तो कम से कम वो 2 पॉकेट वाला जो फ्लैप लगा के शर्ट पहनते थे वही शर्ट पहना दिया उनको, और भौहें इतनी मोटी मोटी कर दी उनकी। इन सब को करने के पीछे यथार्थ के आवरण में लाभ कमाना होता है, इसलिए उसकी कोई कसौटी नहीं होती है। फिल्म की एक ही कसौटी होती है कि आपकी फिल्म कितने करोड़ का बिजनेस करे। वो दौर चला गया जब सरकारी खर्चे पर इस देश ने समानांतर सिनेमा का युग देखा। अपने पिताजी के घर से पैसा लगना नहीं, लाभ पैसे की वापस आने की चिंता करनी नहीं, क्योंकि सरकार फंड कर रही है, और अपने विचारधारा को आगे बढ़ाते रहिए। एक फिल्म आप सब लोगों में ने देखा होगा, हैदर फिल्म। हैदर का पहला दृश्य याद है किसी को? कश्मीर के मार्तंड मंदिर में फूटता है और उससे एक शैतान निकलता है। तो आप मुझे बताओ इसके लिए मार्तंड मंदिर को चुनना क्यों जरूरी था? लेकिन उस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला। तो ये जो इकोसिस्टम काम करती है, कसौटी वही होती थी पर मेरा एम्फेसिस है, क्योंकि अब ऐसा होना कम हो गया है। अंग्रेज चले गए हैं, गुलामी तो अब भी छोड़ गए हैं हमारे अंदर, तो अभी है, लेकिन होगा। इतना समझिए कि कोई फिल्मकार समाज सुधार के लिए फिल्म नहीं बनाता। आदित्य धर भी किसी इसको आगे बढ़ाने के लिए फिल्म थोड़ी बनाया है, उसने तो 600 करोड़ कमाने के लिए फिल्म बनाई थी। उसके साथ एक और चीज आगे मिल गई तो अच्छी बात है। एक कसौटी है, ग्रीन होना चाहिए राइट साइड, बस दैट्स इट। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल एक और ले लेते हैं, वो बहुत देर से आग्रह कर रहे हैं मुझसे इशारे करके। एक छोटी सी बात कहूँ, पूछ लीजिए कि अगले वक्ता तो आ गए हैं। अगले वक्ता आ गए हैं भाई, आपसे बात करने में आनंद आ रहा है, इसलिए हम यहाँ तक आ गए। एक सवाल और ले लो भैया। सर नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक झा है। ओ जाजी कतो गछिया अहाँ के यो? मिथिला से छी। कतो मिथिला में? चंपारण।
तो चंपारण में तो भोजपुरी ना बाजिए, बट वो भैया मिला ये जुला सब है। बिहारी बात शुरू हो गया यहाँ पर मालवी में ताली रउआ बजा दो। भोजपुरी बाजी ना, रउआ काहे हिंदी बोला तानी जी? भोजपुरियो अच्छे से बोले ली। हम भोजपुरी बुझाई छी, अहाँ बाजियो। तो सवाल से पहले आपके दो पुस्तक, एक मार्क्सवाद का अर्धसत्य और एक ओवर द टॉप ओटीटी जाल, मेरा वन ऑफ द फेवरेट बुक्स हैं दो। बहुत आभार। क्वेश्चन मतलब सवाल मेरा इससे थोड़ा इतर है। आप 2 बार नेशनल फिल्म्स के जूरी को चेयर कर चुके हैं। मेरा ये सवाल है कि वो जो फिल्म में मतलब एक होती है कि अच्छी मूवी, एक होती है हिट मूवी, तो जो नेशनल फिल्म देने का जो प्रक्रिया है उसमें मतलब हिट मूवी को देखा जाता है या अच्छी मूवी को देखा जाता है, उसका एक पैमाना क्या है? और एक दूसरा छोटा सा सवाल, फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो अभी बहुत सारा बातें हो रही हैं, तो उस पे आपका क्या वक्तव्य है कि वो जो थीन लाइन है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, वो उसका दायरा क्या है? थैंक यू। कर्नल साहब बिहारी होने का पूरा परिचय दे दिया इन्होंने। सबसे पहले प्रशंसा की, उसके बाद सार्वजनिक रूप से सरकारी सेक्रेसी को बाहर निकालने के बता दिया, और उसके बाद का छोटा सा प्रश्न है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बोल दीजिए। बहुत बहुत होशियार है आप, आपको बहुत आगे जाएंगे आप। देखिए मैं तीसरे से पहले तो हमारी प्रशंसा करने के लिए बहुत आभार, क्योंकि प्रशंसा को मैं मानता हूं ब्रह्मास्त्र है। अगर वो चल गया तो सामने वाला घायल होके रहेगा, उसका असर होगा ही होगा। लोग कितना भी कहें कि मैं प्रशंसा पसंद नहीं करता हूं, अरे अच्छा सबको लगता है उसकी तारीफ हो रही हो और सार्वजनिक रूप से हो रही तो सोने पे सुहागा। आपने जो कहा ना कि क्या मानदंड होते हैं, कोई मानदंड, कोई लिखित रूल नहीं होता। एक ही रूल है कि एंटी इंडियन फिल्म नहीं होनी चाहिए, सेना को बैड लाइट्स में नहीं दिखाना चाहिए, और जो समाज में वैमनस्यता फैलाने वाली फिल्में हैं उसको नहीं दिखाना चाहिए। और ये जो गाइडलाइंस है ये हम इंडियन सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 से ग्रहण करते हैं। जब हम जूरी में होते हैं या जूरी चेयर कर रहे होते हैं, यही मानदंड होते हैं। उसके बाद आप देखो कई बार पुरस्कार बहुत ही अच्छी फिल्मों को नहीं मिलके बहुत ही पॉपुलर जॉनर की फिल्मों को दे दिया जाता है। मैं बुरी नहीं कहता उनको, आखिर सलमान खान की फिल्में भी तो लोग पसंद ही करते हैं ना। मैं भी सलमान का हार्ड एंड फैक्ट हूं, अलग बात है कि मुझे कुछ नहीं मिलता उसमें, लेकिन अच्छा जरूर लगता है। काम वही करिए जो मन को अच्छा लगे। और फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ भारतीय संविधान में उसके ठीक नीचे एक धारा है जिसको लोग भूल जाते हैं। उसमें यह लिखा हुआ है अनुच्छेद में कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका वहीं तक है जहां से झा जी की फ्रीडम ऑफ स्पीच शुरू होती है। यह भारतीय संविधान हमें बताता है कि अभिव्यक्ति की आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां से सामने वाले की स्वतंत्रता शुरू होती है। 21A में अगर आप जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। तो इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच इस देश में कोई मुद्दा नहीं है। और इस देश में क्या, तकनीक के युग में फ्रीडम ऑफ स्पीच कोई मुद्दा नहीं रहता, लेकिन वो लोग हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच पर ज्ञान देते हैं जिनको नैतिक अधिकार नहीं है। आप सबको याद होगा लंदन बॉम्बिंग हुई थी। लंदन बॉम्बिंग के बाद वहां के सारे टेलीविजन चैनल ब्लैकआउट कर दिए गए थे, कुछ नहीं दिखाया जा रहा था। और हमारे मित्र यहाँ खड़े होकर कह रहे थे 5वीं मंजिल पर आतंकवादी खड़ा है, उसको निशाना बनाया जा रहा है, हेलीकॉप्टर से यहाँ कमांडो उतर रहे और लाइव दिखा रहे हैं। जिसको धुरंधर ने अपनी फिल्म में दिखाया वो वास्तविक है। मैं उस समय न्यूज रूम में 4 दिन तक घर नहीं गया था, मैं जब 26 से 11 हुआ था। सारी घटनाएं मेरी आंख के सामने हुई है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडिया में किसी भी वेस्टर्न कंट्री से बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज का हासिल यही, जो मन को अच्छा लगे वो देखना चाहिए, वो करना चाहिए। बहुत अच्छी बातें अनंत जी ने आज इस रविवार की सुहानी सुबह की है। हम सभी आपकी बातें साथ ले जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं यहाँ मंच संचालक को आमंत्रित करता हूँ कि अगले सेशन के लिए सूचना प्रसारित करें। आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। जोरदार तालियां लिट चौक के लिए, इसकी टीम के लिए, वॉलंटियर्स के लिए और इस तैयारी के लिए जो इस सुहानी सुबह को इतनी रंगीन बनाने के लिए महीनों तक चली है।